Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 का जो है वो एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है वेव्स, पेज नंबर 297। पेज नंबर 297 आप लोग निकालें, बुक को देखें और क्वेश्चन को पहले से पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हेन अ वेव goes from one medium to another medium, which one of the following characteristic of the wave remains constant? याद रखिए हमारे पास इक्वेशन में तीन चीजें हैं। इन तीनों में दो क्वांटिटीज, दो पैरामीटर चेंज होंगी और एक इसमें से कांस्टेंट होता है। कभी कभी स्पीड कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। कभी कभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो स्पीड और वेवलेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। तो एक बात याद रखें, अगर ये एक मीडियम है, रेयर है या डेंसर है, उसको गोली मारे। ये दूसरा मीडियम है, रेयर है या डेंसर है, उसको गोली मारे। लेकिन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है। ये आप लोगों ने इस चैप्टर में टॉपिक में एक्सप्लेनेशन से पढ़ा होगा कि जब मीडियम चेंज होता है, यानी एक वेव वन मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होता है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी हमेशा कांस्टेंट होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब है कि स्पीड और लैम्डा आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन उसने स्पीड और वेवलेंथ का नहीं पूछा, उसने कहा कि विच पैरामीटर विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, when a transverse wave is reflected from the boundary of a denser medium to a rare medium, it undergoes a phase change of। याद रखें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जब रिफ्लेक्शन हो फ्रॉम अ डेंसर मीडियम तो फिर फेज चेंज होगा पाई और पाथ डिफरेंस होगा λ/2। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम a rare medium, so there will be no phase change, no path difference। तो यहाँ पर उसने कहा कि reflected from the boundary of a denser medium, तो denser से रिफ्लेक्शन हुआ तो phase change होगा पाई रेडियन। अगर path difference का पूछे तो वो λ/2 होगा, लेकिन उसने phase change का जिक्र किया है तो पाई रेडियन। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, if the tension in the spring is double and its mass per unit length is reduced to half, कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 किधर लिखूं, चलिए ऊपर लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि टेंशन को करो डबल, टेंशन इन स्ट्रिंग डबल, और कह रहे हैं कि मास पर यूनिट लेंथ को करो हाफ। मास पर यूनिट लेंथ को क्या करो, हाफ। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव हमने इसका मालूम करना है। तो अगर आप देख लें, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव हमने पढ़ा था, वो बराबर है t × l / m। तो ये t × l, ये l को नीचे शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा m/l, यानी डबल डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि डबल डिवीजन ऊपर जा सकता है ना, तो डबल डिवीजन वाला तो नीचे भी आ सकता है। अच्छा, और ये मास पर यूनिट लेंथ को हम इंटरनेशनल बुक्स में म्यू भी कहते हैं, म्यू, या इसको आप स्मॉल m कह लें, स्मॉल m। स्मॉल m क्या चीज है? इट इज मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल m, ये मास पर यूनिट लेंथ है। अच्छा, तो ये मास पर यूनिट लेंथ जो है ये है स्मॉल m।
अच्छा बिल्कुल, हाँ नज़र आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, तो ये स्मॉल m क्या चीज़ है? इट इज मास पर यूनिट लेंथ। ओके, अब पुटिंग करें शाबाश। वो कह रहे कि टेंशन डबल और मास पर यूनिट लेंथ हाफ। अच्छा, तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स होगा v प्राइम। अच्छा, तो ये नीचे वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा क्या? 4 टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, और ये 4 को बाहर निकालो तो ये आ जाएगा 4 को बाहर निकालो तो ये आ जाएगा 2 टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। और ये टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ क्या चीज है? ये पुराना स्पीड है, देखिए पुराना स्पीड है, यस। तो न्यू स्पीड इज डबल ऑफ द ओल्ड, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा कैमरा देख लो कि नजर आ रहा है कि नहीं। हाँ गुजारा कर रहे हैं, चलें सही। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक which of the following properties is not exhibited by longitudinal waves? खैर ये क्वेश्चन तो चैप्टर 9 का है, लेकिन पता नहीं चैप्टर 8 में क्यों आ गया। न्यू कोर्स में भी आ गया, पुराने कोर्स में भी था और न्यू कोर्स में भी चैप्टर 8 में ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो खैर चैप्टर 9 का होना चाहिए था। चैप्टर 9 में एक टॉपिक है पोलराइजेशन। साउंड वेव यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन नेवर बी पोलराइज्ड, और जो ट्रांसवर्स वेव है इट कैन बी पोलराइज्ड। तो ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव पोलराइज नहीं हो सकते। तो इसका ये मतलब है कि ट्रांसवर्स में और लॉन्गिट्यूडिनल में मेन फर्क पोलराइजेशन का है। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पोलराइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, question number 5, a sounding source and a listener are both relatively relative to each other. Okay, source और listener दोनों रेस्ट में है, correct? If wind blows from listener towards the source, then which of the following sound will change? Okay, then which of the following will change? तो अगर आप देख लें ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि ये लिसनर है और ये सोर्स है। सोर्स मतलब डोल है, ये डोल है, साउंड सोर्स है, और ये लिसनर है, रिसीवर है। कह रहे कि दोनों रेस्ट में है और ये बज रहा है। तो जब ये बज रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड आ रहा है विद स्पीड v, और इसको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है दैट इज f, और इसका वेवलेंथ है लैम्डा। ओके, फिर उसने कहा कि if wind blows from listener towards the source, from listener towards the source, यानी ये listener से towards the source हवा जो है वो blow कर रही है, हवा जो है वो आ रही है, यानी opposite to the speed of sound। speed of sound आ रही है towards left और हवा आ रही है opposite। ओके, तो ये कह रहा है कि which of one of the following sound will change? तो क्या चीज चेंज होगा? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, स्पीड, फेज, वेवलेंथ। तो क्या चीज चेंज होगा? तो इसमें आप लोग एक बात याद रखें कि जब ये हवा फ्लो कर रही है अपोजिट टू द स्पीड ऑफ साउंड, तो ये स्पीड ऑफ साउंड को रेजिस्ट कर रही है, स्पीड ऑफ साउंड को अपोज कर रही है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड के अपोजिट है हवा। हवा जा रही है टुवर्ड्स राइट आपके लिए, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो हवा जा रही है टुवर्ड्स लेफ्ट ना, आपके लिए राइट है, अच्छा मेरे लिए लेफ्ट है। तो हवा जा रही है टुवर्ड्स राइट और साउंड जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसका ही मतलब है कि दोनों अपोजिट है। अगर दोनों अपोजिट है तो इसका स्पीड ऑफ साउंड अपोज होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चेंज होगा। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में है स्पीड ऑफ साउंड विल बी चेंज। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है which of the following factor has no effect on the speed of sound in gases? तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेशर जो है, प्रेशर स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता।
प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा स्पीड ऑफ साउंड, इससे कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर ऑफ द मीडियम जो है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों ने बहुत तफसील से पढ़ा होगा और ये बुक में स्टेटमेंट भी है लेप्लास करेक्शन के बाद। 7 क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय पार्टिकल इन द मीडियम, सो दैट इज ट्रांसवर्स वेव। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेशनरी वेव्स, सॉरी मैंने ट्रांसवर्स का गलती से, स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स या इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन स्टेशनरी वेव्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following could be the frequency of ultraviolet? तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या है ये पूछ रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है ABCD, आप लोग बुक में देख लें। तो याद रखिए अल्ट्रावायलेट का जो वेवलेंथ है वो है 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। अल्ट्रावायलेट का विजिबल का तो आपको पता होगा, विजिबल का होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। अच्छा, अल्ट्रावायलेट का क्या होता है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ रेंज होता है। तो इससे आप फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। हाँ, F = c/λ। तो c की वैल्यू आपको पता है ना, 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू आप ये और ये पुट कर सकते हैं। तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू ये और ये पुट कर लें तो फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगा 30 × 10⁻15 हर्ट्ज टू 75 × 10⁻15 हर्ट्ज। अगर ये वैल्यूज लैम्डा की ये वाली और ये वाली पुट कर दो तो फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगा 30 × 10⁻15 हर्ट्ज टू 75 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 10⁻15 है उसमें ऑप्शन डी में, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 when the stationary wave is formed then its frequency is। तो ये याद रखिए जब स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाए, स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टेशनरी वेव अगर आप देख लें, बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग को हमने प्लग मिडल किया, प्लग के एट द मिडल यानी हाफ पे, तो इसकी जो है वन लूप बन जाएगा। इस वन लूप की फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने मालूम की होगी, ये आ गया है V/12। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली बराबर है टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है ये इंडिविजुअल लूप की फ्रीक्वेंसी है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल लूप की फ्रीक्वेंसी है। तो इसका ये मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है स्टेशनरी वेव्स की वो बराबर होगा टू द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। अच्छा, तो जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा? द इंडिविजुअल वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएगा द फ्रीक्वेंसी the fundamental frequency of closed organ pipe is F. If both ends are open, its fundamental frequency will be। तो क्लोज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F है और ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं। तो अगर आप देखें क्लोज की, मैंने S को FC लिखा, FC का मतलब है F क्लोज, तो F क्लोज की फंडामेंटल है V/4 है, और इसको लिखा F0 का मतलब है F ओपन की फ्रीक्वेंसी है V/12। ये आपको पता है, ये आप लोगों ने टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है। क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल क्या है? V/4 है, और ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? V/12। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो याद रखिए ये जो
क्लोज वर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है ना, क्लोज वर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, तो अगर आप इसको देखें इधर 4 है और इधर 2 है, इसका मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी हाफ है इस फ्रीक्वेंसी, या ये फ्रीक्वेंसी डबल है इसका, क्योंकि इधर डिवाइड बाय 4 है, डिवाइड बाय 4 का मतलब है डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। चलो मैथमेटिकली मालूम कर लेता हूँ, मैथमेटिकली तो मैं इस तरह करता हूँ कि ओपन की और क्लोज की फ्रीक्वेंसी डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ कि आंसर क्या आता है। V/2L डिवाइड बाय V/4 है, तो V और V कैंसल, L और L कैंसल, ये जो 4 है ये डबल डिवीजन में, तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा V/2 4/2 से आ जाएगा 2/1। इसका मतलब है कि ओपन की फ्रीक्वेंसी डबल टू द क्लोज, तो ओपन की फ्रीक्वेंसी क्या गई डबल 2f, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा देख लो कि नजर आ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल गुजारा चल रहा है। अच्छा, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डबल इट्स इंटेंसिटी इज। अच्छा, तो याद रखिए इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन स्क्वायर के साथ। तो अगर एम्पलीट्यूड डबल पुट करेंगे इधर, तो डबल का स्क्वायर क्या आएगा 4, बिल्कुल। तो एम्पलीट्यूड अगर डबल होगा तो इंटेंसिटी 4 टाइम, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी क्वाड्रपल। ऑप्शन सी क्या है क्वाड्रपल, ओके। ऑप्शन नंबर सी क्वाड्रपल की स्पेलिंग में सिंगल पी है, हाँ सिंगल पी है बिल्कुल, क्वाड्रपल। क्वेश्चन नंबर लास्ट, एमसीक्यू नंबर लास्ट, अ साउंडिंग सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिस्टनर। अच्छा, a sounding source is moving towards the stationary listener with 1/10 of the speed of sound, okay। तो कह रहे हैं कि साउंडिंग सोर्स जा रहा है किस स्पीड के साथ 1/10 of the speed of sound, स्पीड ऑफ साउंड v है, और a is the speed of sound, speed of source। a क्या चीज है स्पीड ऑफ सोर्स, साउंडिंग सोर्स, स्पीड ऑफ साउंडिंग सोर्स, और v is the speed of sound, okay। तो कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंडिंग सोर्स is 1/10 of the speed of sound, okay। फिर कह रहे हैं कि the ratio of the apparent to the real frequency is, the ratio of the apparent to the real frequency is, तो इसका रेशियो मालूम करें। अब वो कह रहे हैं कि सोर्स जो है टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिस्टनर आ रहा है, तो ये हुआ केस नंबर 1 इन द डॉपलर इफेक्ट। तो ये केस नंबर 1 इन द डॉपलर इफेक्ट। इस तरह करें कि फ्रीक्वेंसी जो है ये डिवाइड करें, इधर डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा, देखिए इस तरफ ये जगह f बाय f प्राइम, मैंने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया, नीचे क्या बचा v बाय v माइनस a, ओके। तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया, अब ये a की जगह पुट कर दो इसकी वैल्यू जो गिवन है, ये गिवन है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, स्पीड ऑफ सोर्स जो है वो है 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, तो इधर पुट कर दें, किया जाएगा f प्राइम डिवाइड बाय f प्राइम का मतलब है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है रियल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय v माइनस a की जगह 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10v माइनस v, तो ये 10 डबल डिवीजन में ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10v, ऊपर जाएगा 10v माइनस v 9v, तो v कैंसल्ड, ये आ जाएगा 10/9। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो ये हमारे पास हुए एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 8, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा, थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, वेलकम बैक। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल में आप लोग पेज नंबर निकालें 300, पेज नंबर 300। अच्छा, इस तरह करें कि पहले एक क्वेश्चन को पढ़ लें बुक में से, मैं भी पढ़ लेता हूँ लेकिन आप लोग का पढ़ना ज़रूरी है पहले से, तब आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द वेवलेंथ्स, वेवलेंथ्स मतलब दो मांग रहे हैं, वेवलेंथ्स, ओके, ऑफ अ टेलीविजन स्टेशन
which transmits vision on 500 megahertz and sound on 505 megahertz respectively. Okay. दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, चलो लिख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक F1 है कितना 500 मेगाहर्ट्ज और दूसरी फ्रीक्वेंसी है 505 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ये गिवन है. Take the speed of electromagnetic wave is 3 into 10 power 8 meter per second. That is the speed of electromagnetic waves. और कह रहे कि वेवलेंथ्स मालूम करो, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 मालूम करो. ओके, तो हमने वेवलेंथ मालूम करना है. तो वेवलेंथ का क्या फार्मूला है? तो वेवलेंथ का फार्मूला है v by f. तो ये होगा f1. इधर f1 पुट करोगे तो लैम्डा 1, इधर f2 पुट करोगे तो लैम्डा 2. तो स्पीड की वैल्यू भी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी है, स्पीड की वैल्यू भी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी है, तो दोनों लैम्डा मालूम हो जाएंगे. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. ये बताएं कौन सा लैम्डा ज्यादा होगा? कौन सा लैम्डा ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. तो ये वाली फ्रीक्वेंसी कम है ना f1, तो f1 फ्रीक्वेंसी कम है तो ये लैम्डा ज्यादा, और f2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये लैम्डा कम. तो इसका ये मतलब है कि इसकी वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा होगा और इसका वेवलेंथ थोड़ा सा कम होगा. ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1. आप लोग इस बस में जस्ट पुटिंग करें. क्वेश्चन नंबर 2. अ पर्सन, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे. अ पर्सन ऑन द सी शोर ऑब्जर्व 48 वेव्स. ये 48 वेव्स है, या भी इसको वाइब्रेशन का है या भी इसको साइकिल का है, आपकी मर्जी. रीच शोर इन 1 मिनट. टाइम है 1 मिनट. 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स. ओके. इफ द वेवलेंथ इज 10 मीटर, वेवलेंथ क्या बना है 10 मीटर. ओके. फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड. फाइंड द स्पीड ऑफ वेव्स. तो आपको तो पता है कि स्पीड ऑफ वेव का क्या फार्मूला है, एफ लैम्डा. v इक्वल टू एफ लैम्डा. तो ये बताएं स्पीड मालूम करना है. हाँ, स्पीड मालूम करना है. ये बताएं वेवलेंथ क्या बने. हाँ गिवन है 10 मीटर. 10 मीटर गिवन है. फ्रीक्वेंसी आपको पता है? नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं पता. तो पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करें. तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वाइब्रेशन पर सेकेंड. तो वाइब्रेशन कितने हैं 48 गिवन है. 48 गिवन है और टाइम कितना है 60 सेकेंड्स. तो इधर से आ जाएगा फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी मालूम हुआ. हाँ, फ्रीक्वेंसी मालूम हुआ. तो फ्रीक्वेंसी भी आपके पास है, वेवलेंथ भी आपके पास है. तो इसमें पुटिंग कर दें तो स्पीड डन. बस पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन नंबर 2 डन. ओके. तो इधर मैं डन लिख लेता हूँ. अच्छा, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हो गया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3. इन अ रिपल टैंक. रिपल टैंक का मतलब है जिस टैंक में हम रिपल्स प्रोड्यूस करते हैं, वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं. अच्छा, 500 वेव्स. तो 500 वेव्स जो हैं इसको आप वाइब्रेशन भी कह सकते हैं. 500 वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, 500 साइकिल भी कह सकते हैं. अच्छा, passes through a certain points in 10 seconds. So time given है 10 second. Okay, time given है 10 second. किधर गया? If the speed of the wave is 3.5 meter per second. Speed कितना है 3.5 meter per second. Then find the wavelength of the wave. Then find the wavelength of the wave. तो हमने मालूम करना है लैम्डा. अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है. अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी मालूम करना है. फ्रीक्वेंसी का क्या इक्वेशन है? फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन है वाइब्रेशन पर टाइम. वाइब्रेशन कितने हैं? वाइब्रेशन है 500 और टाइम कितना है 10 सेकंड. तो आ जाएगा 50 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी मालूम होगी, बिल्कुल मालूम होगी. अब वो क्या मालूम करना चाह रहा है? वो वेवलेंथ चाह रहा है.
तो वेवलेंथ का क्या इक्वेशन है v by f, तो v कितना है 3.5, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से, डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a string of guitar 1.3 meter long vibrates with 4 notes। मैं कैमरा थोड़ा सा देख लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार शक हो रहा है, ऐसा ना हो कि वो मेमोरी फुल हो गई हो और मैं लगा हुआ। अच्छा, कह रहे क्वेश्चन नंबर 4 में, a string of guitar 1.3 meter long vibrates with 4 notes, 2 of them at the two ends। टोटल 4 notes हैं, टोटल 4 notes हैं, लेकिन 2 of them at the two ends, लेकिन उसमें से 2 notes जो है वो एंड पर है। अच्छा, तो चलिए बना लेता हूँ। ये हमारे पास है एक स्ट्रिंग और इसमें 2 नोट्स, किस तरह बनाऊँ, सपोज, ओहो बोर्ड खराब था यार, ओहो, हाँ, दिस इज कॉल्ड नोट, दिस इज नोट, दिस अनदर नोट, दिस अनदर नोट। अच्छा, तो टोटल कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 नोट्स हैं और 2 नोट्स एट द एंड्स है, 2 नोट्स एट द एंड्स है। अच्छा, कह रहे कि लेंथ ऑफ द वायर इज 1.3 मीटर लॉन्ग। ओके, फिर फाइंड द वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द वेव। क्या मालूम करो, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ द वेव मालूम करो, ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। और फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है 500 हर्ट्ज। ओके, चलिए ऊपर लिख लेता हूँ, नीचे जगह कम है, तो चलो इस तरह करते हैं कि पहले मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये देखें, 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान कितना लेंथ होता है आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टेशनरी वेव्स में। 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2, तो इसके दरमियान डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो कितने हैं, 3 है। हाँ, तो ये हुआ लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। अच्छा, तो दोनों कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान लेंथ है लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो ये हुआ 3 लैम्डा बाई 2, लेंथ बराबर हुआ 3 लैम्डा बाई 2। तो इस तरह करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इधर 3 इधर, तो लैम्डा बराबर हुआ, तो लैम्डा बराबर हुआ 2l बाई 3, और l कितना है, l है 1.3 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 0.866 मीटर। ये मैं बुक से आंसर दे दूं बच्चा, बाकी आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। लैम्डा मालूम हुआ, अब वो कह रहे हैं कि स्पीड मालूम करो, तो स्पीड का क्या फार्मूला है, v इक्वल टू f लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी की क्या इक्वेशन है, 500 हर्ट्ज और लैम्डा 0.866, तो इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 433 मीटर पर सेकंड। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब एक क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, a tension of 400 Newton, tension given है 400 Newton, and cause a 300 gram of wire, 300 gram ये mass given है, 300 gram of wire ये mass given है, इसको किलोग्राम में करें। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 किलोग्राम। ओके, फिर कह रहे हैं कि लेंथ इज 1.6 मीटर, length is 1.6 meter, to vibrate a frequency of how much, 440 hertz. Okay,
then what is the wavelength of the transverse wave? What is the wavelength of the transverse wave? तो हमने wavelength मालूम करना है। अच्छा, तो हमने wavelength मालूम करना है। अब क्या करेंगे? अच्छा, अब इस तरह कर लेंगे, पहले स्पीड मालूम करें। क्यों मालूम करें? वैसे मजे के लिए। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है स्पीड। स्पीड का क्या फार्मूला है? स्पीड का फार्मूला है ट्रांसवर्स वेव का, वो है v इज इक्वल टू t इंटू एल डिवाइड बाय m। ये स्पीड का फार्मूला है। तो ये बताएं, टेंशन पता है कितना है? 40 न्यूटन। लेंथ कितना है? 1.6 मीटर। मास कितना है? 0.3 किलोग्राम। तो इधर से मालूम हुआ स्पीड, स्पीड मालूम हुआ। अब क्या मालूम करना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या फार्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू v बाय f। तो ये बताएं, स्पीड मालूम है? यस। फ्रीक्वेंसी मालूम है? यस। तो दोनों इधर पुटिंग करते हैं, तो डन। तो ये हमारे पास हुआ न्यूमेरिकल नंबर 5। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 5 डन। अच्छा, अब हमारे पास हुआ न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 है कंपेयर द थियोरेटिकल स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, जिसका मास पर मोल गिवन है हाइड्रोजन का, वो है 2 ग्राम पर मोल, और गेमा है इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 1.4। ओके, और हीलियम का गिवन है, हीलियम का ये गिवन है 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम पर मोल, और इसके लिए गेमा गिवन है हीलियम के लिए 1.66। हालांकि गेमा उल्टा गिवन है, ये वाला हाइड्रोजन हीलियम को होना चाहिए और ये वाला हाइड्रोजन को होना चाहिए, और ये गेमा उल्टा गिवन है। और टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम कहेंगे 273 केल्विन। इसको हम क्या लेंगे? 273 केल्विन। ओके, ये कह रहे कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है रेशो, या कंपेयर का मतलब होता है डिवीजन। तो इसका मतलब ये है कि हमने हीलियम में जो स्पीड है और जो हाइड्रोजन में स्पीड है उसका रेशो लेना है। हीलियम जो मीडियम है उसमें जो स्पीड है साउंड का, और हाइड्रोजन मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड का, उसका रेशो लेना है, तो फिर वो उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको तो पता है कि स्पीड का क्या फार्मूला है। तो अगर मैं हीलियम की बात करूं, तो ये हीलियम का गेमा, आइडियल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, और हीलियम का मास, ये मोलर मास है। अच्छा, ये हमारे पास है गेमा RT बाय। और अगर मैं हाइड्रोजन का लिख लूं, तो हाइड्रोजन का इस तरह होगा कि ये गेमा हाइड्रोजन का RT और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तब इस तरह करो कि ये दोनों स्पीड को डिवाइड करो, तो हीलियम का स्पीड और हाइड्रोजन का स्पीड डिवाइड करो, तो हीलियम का स्पीड बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, इधर नहीं आएगा। हीलियम का स्पीड और हाइड्रोजन का स्पीड डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा गेमा ऑफ हीलियम RT डिवाइड बाय m ऑफ हीलियम अंडर रूट डिवाइड बाय गेमा ऑफ हाइड्रोजन RT डिवाइड बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब इस तरह करो कि दोनों को एक अंडर रूट में लिख लो, दोनों को एक अंडर रूट, दोनों अलग अलग अंडर रूट है ना, तो दोनों को एक अंडर रूट में लिख लो, तो ये आ जाएगा गेमा ऑफ हीलियम RT डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम डिवाइड बाय गेमा RH RT डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ कि टेम्परेचर दोनों के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेम है, तो R के साथ कैंसल्ड और T के साथ कैंसल्ड। ओके,
तो इस तरह करो कि जो डबल डिवीजन में ये ऊपर चला जाएगा, ये डबल डिवीजन वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा स्पीड ऑफ हीलियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा बताएं, गेम ऑफ हीलियम इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन, ये डबल डिवीजन में है ना, तो ऊपर चला जाएगा, और ये आ जाएगा गेम ऑफ हाइड्रोजन इनटू मास ऑफ हीलियम। अच्छा, ये इक्वेशन आ गया। ये थोड़ा सा कैमरे में देख लेता हूँ कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, गुजारा चल रहा है, थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है लेकिन गुजारा चल रहा है। अच्छा, बस चलो, थोड़ा सा आप लोग रटा भी लगाएंगे ना, जरूरी तो नहीं कि आप लोग को ये नजर भी आए और समझ भी आए ना, थोड़ा सा आप लोगों ने रटा भी लगाना है। अच्छा, तो इधर आप लोग वैल्यूज पुट करें। अच्छा, अगर आपको ये कैलकुलेशन नजर भी नहीं आ रही ना, तो इस तरह करें, ये दो इक्वेशन तो नजर आ रहे हैं ना, बस इन दोनों को डिवाइड करें डायरेक्ट, तो ये RT और RT कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे। अच्छा, मैं जरा इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसमें वैल्यूज पुटिंग करें। शाबाश, वैल्यूज पुटिंग करेंगे तो क्या आएगा। अच्छा, तो देखते हैं कि क्या आएगा। अच्छा, तो अब देखिए, V ऑफ हीलियम डिवाइड बाय V ऑफ हाइड्रोजन, तो गेमा हीलियम का गेमा कितना है 1.66, और मास ऑफ हाइड्रोजन है 2 ग्राम पर मोल, और इसका है 1.4, और मास ऑफ हीलियम जो है वो 4 ग्राम पर मोल है। तो ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, यानी 0.707। तो इसका इंशाल्लाह आ जाएगा करेक्ट आंसर, इन दोनों का रेशियो। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इजी है, या आप इस तरह कर लें, ये कैलकुलेशन ना करें, ये कैलकुलेशन ना करें, बस मैंने ये गलती कर दी, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। ये गेम पता है, यस। आइडियल गैस कांस्टेंट पता है 8.34 जूल पर मोल, टेम्परेचर पता है, मोलर मास पता है, यस। जब ये गेमा हीलियम का पता है, आइडियल गैस कांस्टेंट पता है, टेम्परेचर पता है, मोलर मास ऑफ हीलियम पता है, तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ हीलियम, स्पीड इन द हीलियम, स्पीड ऑफ साउंड इन द हीलियम। ओके, फिर हाइड्रोजन की तरफ आ जाए, हाइड्रोजन का गेमा पता है, गिवन है, आइडियल गैस कांस्टेंट हमें पता है, टेम्परेचर गिवन है, मास मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, तो इसमें पुटिंग कर दे तो ये आ जाएगा। तो जब ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितनी कैलकुलेशन से आप लोग बच जाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप जो मेथड भी फॉलो करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273 केल्विन। ओके, what will be the speed of sound, what will be the speed of sound at 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड को थोड़ा सा केल्विन में करें, ये आ जाएगा 295 केल्विन। अच्छा, तो 0 पर स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, और यानी 273 पर स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, और 295 केल्विन पर मांग रहा है, सच्ची बात है। तो V = V0 = T/T0। ये फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लैप्लास करेक्शन से प्रूफ होता है ये फार्मूला। तो T की क्या वैल्यू है, T की वैल्यू है कितना, चलो ये इस पहले सॉल्व करें, ये V0 को तरफ शिफ्ट करें, V0 को तरफ शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा, V0 को तरफ शिफ्ट करें यानी बोथ साइड मल्टीप्लाई करें। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा,
अच्छा, वेलकम बैक। ये वी नॉट को इस तरफ शिफ्ट करें, तो ये वी नॉट इधर शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई टी नॉट इंटू वी नॉट। ये सारा करें वी नॉट किधर लिख लें, हाँ इधर ना लिखो, बस पुटिंग द रेशियो ऑफ वैल्यूज। वी नॉट की क्या वैल्यू है 332, वी नॉट का मतलब इनिशियल स्पीड और टी का मतलब है फाइन टेम्परेचर। फाइन टेम्परेचर है 295 केल्विन और इनिशियल टेम्परेचर है 273 केल्विन। तो ये पुटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 345.2 मीटर पर सेकंड। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 है 2 tuning 4 P and Q gives 4 beat per second. Number of beat है 4 beats per second. Okay. On loading Q lightly with the bags, we get 3 beats per second. तो beats per second हुआ 3, मतलब degrees, याद रखिए beats हुआ degrees. Okay. What is the frequency of Q before and after loading? Okay. So what is the frequency of Q before loading? And what is the frequency of Q after loading? तो before loading को FQ कहा, after loading को FQ prime कहा। If the frequency of P is 512 Hz, frequency of P given है 512 Hz, that is the frequency of Q. Okay. तो अगर before loading की बात कर रहा है तो बिफोर लोडिंग वाला बीट्स नंबर उठाओ। बिफोर लोडिंग, अगर बिफोर लोडिंग पहले मालूम करना है तो पहले बिफोर लोडिंग वाला बीट्स उठाओ। तो बिफोर लोडिंग वाला बीट्स हमारे पास उठाएंगे क्या जाएगा, एफ पी माइनस एफ क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो एफ पी कितना है 512, एफ क्यू नहीं पता, बीट्स 4, बिफोर लोडिंग वाला 4। ओके, तो ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस है, इधर आकर माइनस प्लस हो जाएगा, या चलो एज इट इज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये एफ क्यू इधर जाकर प्लस, तो प्लस माइनस का मतलब है, प्लस माइनस का मतलब है कि एक दफा प्लस करो और एक दफा माइनस करो। तो एक दफा प्लस करो, शाबाश, 512 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 512 प्लस 4 इज 516, और एक दफा माइनस करो, शाबाश, 512 माइनस 4 यह आ जाएगा 508। तो एफ क्यू के दो आंसर आ गए, एफ क्यू के दो आंसर आ गए, कौन कौन से, 516 एंड 508 हर्ट्ज। ओके, तो आंसर आ गए। अब गौर से देखिए, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ बीट डिक्रीज हुआ है, तो हम ये वाला आंसर पिक करेंगे। याद रखिए, जब नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज होते हैं तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, बड़ी वाली। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, बड़ी वाली। तो इन दोनों में बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 516 है। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बिफोर लोडिंग आंसर क्या गया, 516 हर्ट्ज। अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर लोडिंग मालूम करो, क्या मालूम करो, आफ्टर लोडिंग मैक्स फ्रीक्वेंसी मालूम करो। तो आफ्टर लोडिंग वाले बीट उठाओ। आफ्टर लोडिंग वाले बीट क्या है, देखें, एफ पी माइनस एफ क्यू प्राइम इज इक्वल टू प्लस माइनस एन प्राइम। तो आफ्टर लोडिंग वाला बीट्स उठाया, तो 512 पुट करके, एफ क्यू प्राइम नहीं पता, आफ्टर लोडिंग मैक्स बीट्स है 3 बीट्स पर सेकंड। ओके, तो ये 3 उधर जाएगा, एफ क्यू इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 512 प्लस माइनस 3 एफ क्यू प्राइम। एक दफा 3 प्लस करो, एक दफा माइनस करो। प्लस माइनस का क्या मतलब है, एक दफा 3 प्लस करो, एक दफा माइनस करो, ये आ जाएगा 515 509 इज इक्वल टू एफ क्यू प्राइम। तो दो आंसर आ गए, आफ्टर लोडिंग मैक्स के दो आंसर आ गए, एक बड़ा और एक छोटा। तो यहां पर देखिए, बीट्स डिक्रीज हुए हैं, जब बीट्स डिक्रीज तो बड़ा वाला आंसर पिक करना है। कौन सा वाला, बड़ा वाला। तो आफ्टर लोडिंग मैक्स आ गया आंसर 515 हर्ट्ज। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बिफोर लोडिंग 516 हर्ट्ज, आफ्टर लोडिंग 515 हर्ट्ज। That is the correct option, correct answer. अच्छा, इसके बाद है पेज नंबर 301, न्यूमेरिकल नंबर 9. ओके, पेज नंबर 301, numerical number 9. On a sunny day, the speed of sound in air is 340. Okay,
Speed of sound given है 340 meter per second. Two tuning forks A and B are sounding simultaneously. The wavelengths emitted are 1.5 meter and 1.68 meter. एक वेवलेंथ है 1.5 मीटर और दूसरा वेवलेंथ है 1.68 मीटर. ओके, क्लियर है? How many beats are produced? How many beats are produced? तो नंबर ऑफ बीट्स हमने मालूम कर. तो अगर आप देख लें पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करें. फ्रीक्वेंसी का क्या इक्वेशन है? v by lambda. तो v कितना है? 340. लैम्डा कितना है? 1.5. अच्छा, दूसरी फ्रीक्वेंसी इधर से तो फ्रीक्वेंसी 1 मालूम होगी. डन. दूसरी फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है? v by lambda. तो स्पीड कितना है? 340. लैम्डा 2 कितना है? 1.68. ये आ जाएगा दूसरी फ्रीक्वेंसी. तो पहली फ्रीक्वेंसी भी मालूम हो गई, दूसरी फ्रीक्वेंसी भी मालूम हो गई. अब हम मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ बीट्स. आपको तो पता है ना कि नंबर ऑफ बीट्स बराबर होता है द डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज. तो दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लो तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ बीट्स. अच्छा, तो ये नंबर ऑफ बीट्स मालूम हो जाएगा. इसमें जस्ट पुटिंग कर ले 10. न्यूमेरिकल नंबर 10. न्यूमेरिकल नंबर 10. A sounding source vibrate at 200 hertz. Sounding source कितना vibrate कर रहा है? 100 hertz. That is the real frequency and is receding. Receding का मतलब है away from a stationary observer at 18 meter per second. Speed of source given है. Speed of source. Speed of sounding source वो है 18 meter per second. If the speed of sound is 331, speed of sound given है 331 meter per second. What is the frequency of the observer here? मतलब apparent frequency मालूम करना है. तो याद रखें, listener stationary है और sounding source is moving away. जब sounding source is moving away तो ये Doppler effect का केस नंबर 2. तो Doppler effect का केस नंबर 2 क्या है? V by V plus A into F. तो V की क्या वैल्यू है? 331. V की क्या वैल्यू है? 331 और स्पीड ऑफ साउंडिंग सोर्स 18 और रियल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज. इससे आंसर आ जाएगा 189.6 हर्ट्ज. तो ये हमारे पास आ जाएगा करेक्ट आंसर. ओके, अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11. ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10. न्यूमेरिकल नंबर 11 है. सपोज अ ट्रेन हैज 150 हर्ट्ज हॉर्न is moving at a speed of 35 meter per second. अच्छा, रियल फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्ज. अच्छा, हॉर्न बजा रहा है तो उस हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्ज और वो ट्रेन जो जा रहा है यानी सोर्स जो जा रहा है उसका साउंडिंग सोर्स का स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड. ट्रेन का स्पीड है यानी सोर्स का स्पीड है. जो हॉर्न बज रहा है तो वो सोर्स हुआ ट्रेन. In still air on a day when the speed of sound is 340 और speed of sound है 340 मीटर पर सेकेंड. ये तो अगर गिवन ना भी हो तो हमें याद होना चाहिए. What is the frequency are observed by a stationary person at the side of the tracks as the train approaches and after it passes? अच्छा, as the train approaches and after it passes. What is the frequency observed by the train engineers traveling on the train? Okay. तो पहला क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए, कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करो. अपरेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करो जब वो ट्रेन जो है ट्रेन observed by the stationary person at the side of the tracks as the train approaches and after it passes. कह रहे हैं कि जब ये ट्रेन है ना और ये पर्सन है तो ये ट्रेन जब पास हो जाए, जब ये ट्रेन पास हो जाए, ये ट्रेन पास होने के बाद आफ्टर इट passes, तो पास होने के बाद तो इसका मतलब ये ट्रेन अवे जा रहा है, ये ट्रेन अवे जा रहा है तो अवे जाने का जो है वो केस लेना है. अच्छा हाँ,
अच्छा, बी में क्या कह रहे हैं? बी में What is the frequency observed by the train engineers traveling on the train? Okay, तो हमने अपर एंड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ये ट्रेन जा रहा है इस तरफ और इसके ऊपर एक इंजीनियर है, वो साउंडिंग सुन रहा है, वो लिसनर है। एक इंजीनियर है ट्रेन के ऊपर है और वो ट्रेन के ऊपर भी जा रहा है इस तरफ, तो दोनों का सेम डायरेक्शन हुआ, दोनों का सेम डायरेक्शन हुआ, याद रखें। अच्छा, तो अब पहले में वो कह रहे हैं कि जब ट्रेन पास हो जाए, तो पास होने का मतलब है अवे जा रहा है, तो ये हुआ केस नंबर 2 ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। तो केस नंबर 2 ऑफ द डॉपलर इफेक्ट क्या है? v by v plus a into f। तो इसमें v की वैल्यू है यस, v की वैल्यू है यस, a की वैल्यू है यस, f है यस, तो इसमें पुटिंग कर दें तो फ्रीक्वेंसी डन। अच्छा, अब वो दूसरे केस में कह रहा है कि कि जो ट्रेन जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन्स इंजीनियर ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन। अब अगर आप देख लें ट्रेन जा रहा है और इंजीनियर भी इसके ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सेम इन डायरेक्शन में हम यूज करेंगे v by v minus a, v by v minus a। तो इसमें से आंसर वो सारे वैल्यूज पुटिंग कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन मालूम हो जाएगा। अच्छा, वेलकम बैक। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स इधर थोड़ा सा देखें, ये बुक में जो आंसर्स गिवन है वो उल्टा गिवन है, यानी पहले गिवन है इसका आंसर 167 हर्ट्ज और इसका आंसर गिवन है 136 हर्ट्ज, ये गलत है। इसका आंसर आता है 136 हर्ट्ज और इसका आंसर आता है 167 हर्ट्ज, यानी बुक वाले ने ये केसेस उल्टा लिखे हैं। बुक वाले ने जो आंसर मालूम किए उसके केसेस उल्टा लिखे हैं, तो इस वजह से इसके आंसर भी उल्टा आ रहे हैं। तो जिस तरह मैंने किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, उसको आप फॉलो करें। अच्छा, तो अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, सुने। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट ओवर टू of an open organ pipe has the same frequency as the first overtune of closed of a closed organ pipe 3 meter long in length। अच्छा, closed का लेंथ गिवन है LC 3.6 मीटर लॉन्ग। ये LC का मतलब है closed का लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओपन? ओपन का लेंथ मालूम करना है, तो लेंथ ओपन का लेंथ को मैंने कहा L0। L0 का मतलब है L0 का मतलब है L ओपन और LC का मतलब है L क्लोज्ड। लेकिन उसने एक बात की कि फर्स्ट ओवरटून ऑफ ओपन इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटून ऑफ क्लोज फ्रीक्वेंसी। तो चलो फ्रीक्वेंसी को मैंने लिख लिया बराबर, क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट ओवरटून ऑफ ओपन एंड फर्स्ट ओवरटून ऑफ क्लोज बराबर। अच्छा, तो इसको मैंने कहा ओपन की फ्रीक्वेंसी, या इसको आप कहो क्लोज की फ्रीक्वेंसी FC और इसको कहो ओपन की फ्रीक्वेंसी FO। FO का मतलब है क्लोज की फ्रीक्वेंसी। तो जर्नल फार्मूला तो आपको पता है कि 2n - 1 into v by 4l और इसका है nv by 2l, आपको पता है। अच्छा, तो अब उसने कहा फर्स्ट ओवरटून, तो फर्स्ट ओवरटून के लिए n is equal to 2 पुट करें। फंडामेंटल के लिए n is equal to 1, फर्स्ट ओवरटून के लिए n is equal to 2, तो इधर पुट करें सब, तो ये आ जाएगा 2 2 * 4, 4 - 1 3, तो ये आ जाएगा 3v by 4l, ये आ जाएगा 3v by 4l, तो ये आ जाएगा 3v by 4l। ओके, यस, और इधर 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 2v by 2l। ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इधर इसको इधर, तो आ जाएगा L0 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें शाबा। तो अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, L0 इधर
बाकी सब कुछ इधर ये जाएगा 4LC डिवाइड बाई 3। तो L की क्या वैल्यू है? L की वैल्यू है क्लोज की वैल्यू है 3.6 डिवाइड बाई 3, तो इससे L डॉट की वैल्यू आ जाएगी 7.3 मीटर। ये आप कैलकुलेटर से चेक करें, चला जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 13। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप? लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप हमने मालूम करना है। which will produce a frequency of 1200 hertz, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1200 hertz। ओके अच्छा, as its first overtune on a day with a speed of 340 meter per second, स्पीड ऑफ साउंड के मैंने 340 मीटर पर सेकेंड, और उसने कहा फर्स्ट ओवरटून। तो आपको तो पता है कि जनरल फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी क्या है? NV/2L। तो फर्स्ट ओवरटून के लिए n इक्वल टू 2 पुट करें, तो 2 पुट करें साहब, तो आ जाएगा 2V/2L, 2 कैंसिल, तो आ जाएगा V/L। वैल्यूज पुट करें, स्पीड ऑफ साउंड है 340 डिवाइड बाय लेंथ तो मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1200 हर्ट्ज, तो लेंथ इधर फ्रीक्वेंसी इधर, तो लेंथ आ जाएगा 340 डिवाइड बाय 1200, तो इसका आंसर आ जाएगा 28.3 सेंटीमीटर। पहले मीटर में आंसर आ जाएगा ना, फिर इसको सेंटीमीटर में कर दें तो आंसर इसमें मीटर में आ जाएगा, तो फिर इसको सेंटीमीटर में कर दें तो ये आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गई होंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।